गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स हिंदी डिस्कशन वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं दोस्तों, वो अपन इस वीडियो के अंदर रोजाना की तरह कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ दोस्तों वो कौन कौन सी है और इनको अपन वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहली स्लाइड के अंदर दोस्तों फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ेंगे। ये क्यों सुर्खियों के अंदर है, ये फ्लाई ऐश होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके प्रभाव वगैरह इम्पैक्ट वगैरह है वो पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आसियान सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही के अंदर जिस तरह जैसे इंडिया और आसियान देशों का शिखर सम्मेलन होता है, वैसे चाइना के द्वारा अभी आसियान चाइना 30वां शिखर सम्मेलन था दोस्तों, वो संपन्न हुआ था। सम्मेलन महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, लेकिन आसियान संगठन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस संगठन की स्थापना कब हुई, इसके सदस्य वगैरह और वो चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों रणनीतिक तेल भंडार के बारे में, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं उनके बारे में जानेंगे कि इनकी स्थापना क्यों हुई थी, भारत में कहाँ कहाँ स्थापित किया गया था, भारत का इनकी स्थापना का मकसद क्या है और अभी क्यों सुर्खियों के अंदर चल रहा है दोस्तों। भारत के द्वारा आपको पता है दोस्तों, पहली बार जब से रणनीतिक तेल भंडार का निर्माण हुआ है, स्थापना की है, गवर्नमेंट ने स्टोरेज किया है, उसके बाद पहली बार भारत सरकार के द्वारा 5 मिलियन बैरल तेल है दोस्तों, वो रिलीज कर रहा है अपने भंडार रिजर्व से। तो उसके क्यों इम्पोर्टेंट है अपन जानेंगे, क्या मजबूरी आई है उसकी वजह से। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों आपको पता है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, उसके तहत रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया गया था और उसके अंदर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक शक्ति नाम का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शील्ड थी दोस्तों, वो भारतीय नौसेना को सौंपी है। तो अपन जो शक्ति के बारे में जानेंगे दोस्तों कि इसकी क्या क्या विशेषताएं एग्जाम के दृष्टिकोण से जो की फैक्ट्स रहते हैं दोस्तों, वो अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों पिग्मी हॉक के बारे में जानेंगे। ये विश्व का सबसे छोटा सुअर प्रजाति है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है, क्यों न्यूज के अंदर है, आयुष्मान के अंदर क्या स्थिति है, वो अपन जानेंगे। अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पे पहली बार डोमेस्टिक वर्कर्स को लेके उनकी गणना करने के लिए एक सर्वे कंडक्ट करा रहा है दोस्तों, ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो कौन कौन आयोजित करेगा, ठीक है, इसका मकसद क्या है अपन पढ़ने वाले हैं। और लास्ट दोस्तों हाल ही के अंदर एक संस्था के द्वारा रिपोर्ट जारी की, द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। तो रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रिपोर्ट का नाम और इसकी जारी करने वाली जो संस्था है दोस्तों वो याद रखनी है अपने को, वन लाइनर करंट के तौर पे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों फ्लाई ऐश। ये क्यों न्यूज के अंदर है, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। तमिलनाडु के जो मछुआरा समुदाय है उनके द्वारा उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर प्लांट है, उससे कोसत्तल्यारी नाम की नदी है दोस्तों, कोएस्टल्यारी, ठीक है, ये नदी है दोस्तों। इसमें फ्लाई ऐश के निरंतर निष्कासन की वजह से मछुआरा समुदाय को दिक्कत हुई है और मछुआरा समुदाय के द्वारा ये मुद्दा उठाया, उसकी वजह से ये न्यूज़ में चल रही है। नदी का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मैं उच्चारण भी ढंग से नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी दोस्तों। बट अपने को फ्लाई ऐश के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्लाई ऐश दोस्तों एक बाई प्रोडक्ट रहता है, जितने भी कोल प्लांट वगैरह रहते हैं जिनसे बिजली उत्पादित होती है, वहाँ का ये बाई प्रोडक्ट रहता है फ्लाई ऐश दोस्तों, और एक पॉल्यूटर के तौर पे रहता है, प्रदूषक, ठीक है दोस्तों। इसका उत्पादन कैसे होता है दोस्तों, जब कोयला से जब बिजली उत्पादित होती है दोस्तों, उस टाइम जो गैस और धूलकण वगैरह निकलते हैं, महीन धूल के कण रहते हैं दोस्तों, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नाम का एक फिल्टर रहता है दोस्तों, उससे गैस से इन महीन धूल कणों को अलग किया जाता है फ्लाई ऐश के रूप में, ठीक है। प्रोसेस क्या है, कोल प्लांट वगैरह रहते हैं, जो बिजली आधारित कोल प्लांट रहते हैं, उनसे ये उत्पादित होता है दोस्तों फ्लाई ऐश, और ये बाई प्रोडक्ट रहता है। इसको एक फ़िल्टर के माध्यम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर फिल्टर के माध्यम से गैसों से महीन कणों को अलग करके फ्लाई ऐश अलग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब फ्लाई ऐश के इतना ज़्यादा प्रदूषक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रहते हैं दोस्तों। इसमें पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसके अंदर रहता है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इस तरह के खतरनाक केमिकल्स वगैरह
जो ऑक्साइड्स वगैरह दोस्तों फ्लाई ऐश के अंदर रहते हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रदूषक रहता है। कौन कौन से ये चीज़ याद रखना है दोस्तों, थोड़ा सा क्या है कि एग्जाम वगैरह के अंदर पूछ लेता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे कण वगैरह है वो फ्लाई ऐश के अंदर ऐसे मिक्सर के तौर पे रहते हैं दोस्तों। अब अनुप्रयोग, वैसे तो अपने को पता है ये प्रदूषक है दोस्तों, हानिकारक वगैरह रहता है, लेकिन दोस्तों इसके कुछ उपयोग वगैरह भी हैं जिसको लेके भारत सरकार भी लगातार इसका ढंग से यूटिलाइज करने का प्रयास कर रही है, ताकि इसको प्रदूषक के तौर पे इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं उसको कम किया जा सके। दोस्तों जो फ्लाई ऐश है वो महीन बारीक कण वगैरह रहते हैं और उनके अंदर पोर्टलैंड जो सीमेंट वगैरह रहती है उसके सेम गुण वगैरह रहते हैं। इसकी वजह से इसको कंक्रीट और सीमेंट के एक उत्पाद के तौर पे भी, जो सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह है वो फ्लाई ऐश का प्रयोग करती है सीमेंट बनाने के अंदर, पोर्टलैंड वगैरह हो गई, कंक्रीट वगैरह बनाने के अंदर, और बिल्डिंग के क्षेत्र में रोड वगैरह हो गई उसको भी निर्माण करने में फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाता है। रोड बेस हो गए, मेटल रिकवरी के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो मेटल वगैरह हो गए उनको रिकवर करना हो तो उस टाइम भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या है कि जो धातु के कण वगैरह फ्लाई ऐश के अंदर पाए जाते हैं, तो मेटल रिकवरी के अंदर भी फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। और मिनरल फिलर के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण खनिज वगैरह भी रहती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गई, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गए, इसके कण वगैरह हो गए, तो ये इसके फ्लाई ऐश के जो पॉजिटिव उपयोग हैं दोस्तों, और भारत सरकार लगातार इसका प्रयास भी कर रही है। लेकिन ये फ्लाई ऐश दोस्तों एक जहरीला वायु प्रदूषक है, क्योंकि इसके जो कण रहते हैं दोस्तों बहुत ही महीन रहते हैं और फेफड़ों वगैरह से संबंधित रोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये उत्तरदायी रहते हैं। फ्लाई ऐश दोस्तों, इससे कैंसर रोग हो गया, हृदय संबंधी रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियों की संभावना फ्लाई ऐश के चपेट में आने से बढ़ जाती है दोस्तों। फेफड़ों को सीधा अटैक करता है ये फ्लाई ऐश वगैरह, क्योंकि बारीक से कण वगैरह रहते हैं, अपने को पता भी नहीं रहता, हवा के साथ, श्वास के साथ दोस्तों चला जाता है। और साथ में दोस्तों ये जब जल वगैरह के साथ में मिल जाता है दोस्तों, तो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है ही। साथ साथ ही दोस्तों इसमें क्या है कि भारी धातु वगैरह रहती है दोस्तों इसके साथ, क्योंकि धातुओं के कण वगैरह शामिल रहते हैं, तो ये निक्षालन के तौर पे भी काम करता है, भूमिगत जल को नुकसान पहुंचाता है, उसको पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। उसके साथ साथ दोस्तों भारी धातुओं के निक्षालन वगैरह भी करता है, क्योंकि जल के साथ मिलने की वजह से रासायनिक अभिक्रिया वगैरह रह जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्साइड वगैरह, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह की वजह से ये भारी धातु वगैरह रहती है उसका निक्षालन भी कर देता है। इसके अलावा दोस्तों ये मिट्टी वगैरह होती है उसको पोल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। और जो पादप सिस्टम है, जो पेड़ पौधे वगैरह हो गए ज़मीन की से अपने जड़ वगैरह से भूमिगत जल वगैरह लेते हैं, तो ये जड़ विकास प्रणाली है उसको भी बीच में आके रोक देता है दोस्तों। पेड़ों की जो इस तरह ये पादप समुदाय के लिए भी उनकी ग्रोथ वगैरह होने के अंदर रोकने का काम करता है, तो ये पॉल्यूटर के तौर पर रहता है दोस्तों। ये इसके हानिकारक प्रभाव थे दोस्तों। अब अपन आसियान के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। चीन के राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही के अंदर 30वीं वर्षगांठ के तौर पे, जिस तरह इंडिया का और आसियान देशों का शिखर सम्मेलन होता है, वैसे आसियान के सारे 10 देश हैं आसियान के अंदर वर्तमान के अंदर, और चाइना का हर साल शिखर सम्मेलन होता है। अब की बार दोस्तों 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस आप नॉलेज के तौर पर रख लो। और चाइना के राष्ट्रपति के द्वारा आसियान देशों को $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एड वगैरह देने की घोषणा की गई है। आपको ही पता है दोस्तों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए के द्वारा और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर दखल वगैरह, प्रभाव वगैरह बढ़ रहा है, और इन देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं को रोकने के लिए चाइना के द्वारा ये $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देने के साथ साथ चाइना ने ये भी शिखर सम्मेलन के अंदर, वहाँ के राष्ट्रपति ने बोला है चीन के, कि चाइना कभी दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर हेजमनी स्थापित नहीं करेगा। हेजमनी मतलब ऐसे दखलंदाजी नहीं करेगा, कब्जा वगैरह नहीं करेगा, आपके साथ ऐसे फ्रेंडली रिलेशन वगैरह बराबर की तवज्जो देके। तो एक तरह से यूएस चाइना के द्वारा दक्षिण पूर्व जो आसियान कंट्रीज हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश थी। ठीक है दोस्तों, ये सुर्खियों के अंदर थी। और अब अपन आसियान के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। आसियान की सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोबारा सुनो दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
ठीक है। और आसियान की स्थापना दोस्तों 1967 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा, कौन सी घोषणा के तहत? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों। बैंकॉक घोषणा के तहत 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, जब 1967 में स्थापित हुआ था उस टाइम 5 संस्थापक देशों के द्वारा, 5 देशों के द्वारा मिलकर इस संगठन का निर्माण हुआ था दोस्तों। और 5 संस्थापक सदस्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े बड़े देश थे उस टाइम 1967 में, जैसे इंडोनेशिया पहला, दूसरा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश। थाईलैंड को याद रखिए बैंकॉक घोषणा से। इसके अलावा सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया, ये 5 कंट्री है दोस्तों। उसके बाद में अभी वर्तमान के अंदर आसियान के अंदर 10 देश हैं। 5 देश बाद में, स्थापना के बाद में। कौन कौन से देश? एक तो वियतनाम याद रखो दोस्तों, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस और म्यांमार। ये 5 देश थे दोस्तों, ये आसियान की स्थापना होने के बाद में। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। वहाँ पे दोस्तों आसियान जो संगठन है उसका सचिवालय सेक्रेटरीट है दोस्तों, वो कहाँ पे है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर है। याद रखना दोस्तों। स्थापना कहाँ हुई? बैंकॉक घोषणा से 1967 के अंदर। और कितने देश हैं? 10। और संस्थापक सदस्य 5 थे। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ये आसियान से संबंधित न्यूज़ थी दोस्तों। अभी रणनीतिक तेल भंडार के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि दोस्तों सुर्खियों में क्यों है। आपको ही पता है दोस्तों कि कोविड के बाद इकोनॉमिक रिकवरी वगैरह है, उसको करने में, जो रिकवर करने में अर्थव्यवस्थाओं को वो दिक्कत आ रही है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पे जो कोई भी अर्थव्यवस्था वगैरह रहती है उसमें तेल होता है वो ऊर्जा के साधन के तौर पे काम करता है। और खाड़ी के देशों के द्वारा उन्होंने अपना प्रोडक्शन वगैरह कम करके और तेल की कीमतें वगैरह लगातार बढ़ रही है, क्योंकि खाड़ी देशों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रोडक्शन वगैरह है वो कम किया है। और इसकी वजह से तेल की जो कीमत है दोस्तों वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस कारण से जो प्रमुख जो देश हैं जो आयात वगैरह करते हैं तेल वगैरह, तो यूएसए के द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई। और जो महत्वपूर्ण देश हैं जैसे इंडिया हो गए, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और चाइना हो गया, उनको ये बोला कि आप अपना जो रणनीतिक तेल भंडार है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, उसमें से थोड़ा थोड़ा तेल वगैरह है वो रिलीज़ करते हैं, मार्केट के अंदर डालते हैं, ताकि क्या है कि प्राइस वगैरह कम हो जाए और आम लोगों को सुविधा मिले। उसके साथ साथ क्या है कि अर्थव्यवस्था वगैरह है उसकी रिकवरी भी अच्छी तरीके से हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत भी यूएसए की इस पहल में राजी हुआ है दोस्तों। और जो भी उपभोक्ता मेन जो इम्पोर्टेड कंट्रीज वगैरह रहती है, जैसे यूएसए के द्वारा दोस्तों 50 मिलियन बैरल तेल है वो मार्केट के अंदर रिलीज़ करने की बात की है। और इंडिया भी दोस्तों अपना 5 मिलियन, भारत पहली बार रणनीतिक तेल भंडार स्थापित करने के बाद पहली बार 5 मिलियन बैरल तेल यानी 50 लाख बैरल तेल दोस्तों मार्केट के अंदर रिलीज करेगा। ठीक है, ताकि क्या है कि जो तेल की जो कीमत वगैरह अभी जो जिस तरह की $87-88 के आसपास चल रही है दोस्तों, वो कम करके 72-73 के पास आ सके, ताकि आम लोगों को फ़ायदा मिल सके। चाइना और साउथ कोरिया, जापान भी इसी तरह की पहल वगैरह करेंगे। तो ये इसलिए सुर्खियों में था। अब आपको बता देता हूँ कि दोस्तों भारत के अंदर रणनीतिक तेल भंडार दोस्तों इसलिए स्थापित किए जाते हैं कि जब कोई संकट की घड़ी हो, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, या कोई युद्ध वगैरह की स्थिति हो, या और कोई कंडीशन वगैरह बहुत ज़्यादा संकट वगैरह हो, उस टाइम आपूर्ति श्रृंखला बाधित वगैरह हो जाए, हैं, खाड़ी देशों पे कोई हमला वगैरह हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया वगैरह रहता है खाड़ी देशों का, एक ही क्षेत्र के अंदर तेल वगैरह निकलता है। उसकी वजह से भारत के द्वारा रणनीतिक कच्चे तेल भंडार किए गए। और भारत अभी दोस्तों लगभग 38 मिलियन, भारत के पास 38 मिलियन बैरल तेल यानी 3.8 करोड़ बैरल तेल भारत अपना भंडार करके रखा हुआ है। और भारत के द्वारा दोस्तों वर्तमान के अंदर 3 जगह पे, पहली है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, दूसरी है मंगलोर कर्नाटक के अंदर, और तीसरी पादुर जो केरल के अंदर है दोस्तों। यहाँ 3 जगहों पे भारत 38 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार भारत ने कर रखा है स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे। तीनों लोकेशन याद रखिए, पहली विशाखापट्टनम, दूसरी मंगलोर, तीसरी पादुर। ठीक है दोस्तों, ये 3। ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा जो उड़ीसा के चांदीखोल है
और कर्नाटक का जो पाडुड क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ भी 2 अतिरिक्त सुविधाएं वगैरह, राजस्थान के जो बीकानेर है दोस्तों, वहाँ भी स्थापित करने की विचार चल रहा है गवर्नमेंट का। 2 और क्षेत्रों बजट वगैरह के अंदर घोषणा की गई थी कि 2 और रणनीतिक तेल भंडार रिजर्व की स्थापना की जाए, एक तो उड़ीसा के अंदर, दूसरा कर्नाटक के अंदर, और पहले से 3 चल रही है। आप उनका नाम याद रखिए दोस्तों। राजस्थान के बीकानेर के अंदर भी बात कर, तो ये रणनीतिक तेल भंडार के बारे में था दोस्तों, न्यूज़ के अंदर था, आपको मैंने बताई। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। शक्ति, ये भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। उसमें भारतीय नौसेना को ये इलेक्ट्रॉनिक उन्नत एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट वगैरह है, एक शील्ड के टाइप के दोस्तों, वो भारतीय नौसेना को सौंपी गई है दोस्तों। इसका काम ये है कि समुद्री क्षेत्र के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व वगैरह है और सर्वाइवल सुनिश्चित किया जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक वार वगैरह हो जाता है उस टाइम, जैसे कोई मिसाइल वगैरह हो गई, उसको जाम करना हो गया, या जो युद्धपोत के अंदर जो भी मिसाइल वगैरह रहती हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जो भी रहता है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व सुनिश्चित करेगी। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक परत के तौर पे काम करेगी, रक्षा परत के तौर पे काम करेगी दोस्तों। इस प्रणाली से दोस्तों साथ में शक्ति एक एडवांस उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, और इस शक्ति के माध्यम से भारत अपनी जो पुरानी पिछली पीढ़ी की जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम था उसको उन्नत करेगा, और अपने जो भी युद्धपोत वगैरह हैं दोस्तों, ये सबसे पहले जो शक्ति उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, भारत का INS विशाखापट्टनम है उसके अंदर लगाया गया है। उसके बाद में INS का एक विक्रमादित्य है जो स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत है, तो उसके अंदर भी एक तरह से कैसे जैसे करके भारत को जो जहाजरोधी मिसाइल वगैरह रहती है दोस्तों, उसके खिलाफ एक इलेक्ट्रॉनिक परत के तौर पे काम करेगी कि कोई मिसाइल वगैरह से अटैक हो रहा है तो उस टाइम ये शील्ड के तौर पे काम करेगी, मिसाइल वगैरह को जाम करना, ये इस तरह के काम करती है दोस्तों। ये किसने बनाई है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखियो, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला है जो हैदराबाद के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि DRDO वगैरह, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ये चीज़ क्या न्यूज़ वगैरह में रहती है तो अपने को पता रहता है यार, ये पुराने हो गए थोड़े, DRDO वगैरह हर टाइम न्यूज़ में रहता है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन वगैरह कम पूछते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और शक्ति डिवाइस भी उसी के द्वारा बनाए गए। ये हैदराबाद में स्थित है, आप याद रखना दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए दोस्तों, पिग्मी हॉक के बारे में बात कर लेते हैं। ये विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर है दोस्तों, पिग्मी हॉक, याद रखिए, पिग्मी हॉक विश्व का सबसे दुर्लभ और सबसे छोटा जो सुअर वगैरह होते हैं दोस्तों, उनमें सबसे छोटा जंगली सुअर है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है, जो हिमालय क्षेत्र है दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला है, उसके जो दक्षिणी तलहटी है और जो घने घास के मैदान वगैरह रहते हैं दोस्तों, हिमालय के जो फुट हिल्स वगैरह रहती है, तो तलहटी वाले जो क्षेत्र है, घास के मैदानों के अंदर जंगली सुअर रहता है, और विश्व का सबसे दुर्लभ और सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, ये भारत के लिए इंडिजिनस है, यानी स्थानिक है, भारत के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, और इसका एक अभयारण्य नेशनल पार्क याद रखिए दोस्तों, भारत में ज़्यादातर जो असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ वो पिग्मी हॉक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, मानस राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क असम का, वो पिग्मी हॉक के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखना दोस्तों। भारत के लिए स्थानिक है, सबसे छोटा जंगली सुअर है, और हिमालय के तलहटी क्षेत्र के अंदर घास के जो मैदान वगैरह रहते हैं वहाँ पे रहता है। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसकी आबादी वगैरह है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि शिकार वगैरह की वजह से ज़्यादा संवेदनशील बना हुआ है, और इसकी संख्या दोस्तों 250 के आसपास बची है। विश्व के सबसे संकटग्रस्त स्तनधारियों में से एक है पिग्मी हॉक। ठीक है, इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, और ज़्यादातर ये मानस के अंदर ही, मानस नेशनल पार्क है उसके अंदर इसका निवास क्षेत्र है। IUCN की जो रेड लिस्ट है दोस्तों, वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी के अंदर आता है। पिग्मी हॉक IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त की जो सूची है उसके अंदर पिग्मी हॉक आता है। और भारतीय वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972, उसके अंदर अनुसूचियाँ वगैरह दी गई है, और प्रजातियों को उसके खतरे के हिसाब से बांटा गया है। तो ये अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत आता है। इसका शिकार वगैरह दोस्तों कानूनी रूप से
अवैध घोषित किया गया है, वंचित किया गया है, ठीक है। दंडात्मक कानून अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत आता है, ये याद रखिए। और क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर आता है एक मानस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए। और विश्व का छोटा जंगली सुअर। ये 4 से 5 फैक्ट है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से पिग्मी हॉक के बारे में, याद रखिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों अपन ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स उसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये घरेलू जो कामगार वगैरह रहते हैं, जो घर के अंदर काम वगैरह करते हैं, उनका पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण है, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। श्रम ब्यूरो है लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसके द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा 1 साल के भीतर। तो याद रखना दोस्तों, ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स श्रम ब्यूरो के द्वारा पहली बार अखिल भारतीय सर्वेक्षण कंडक्ट किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि घरेलू जो कामगार हैं उनकी संख्या पता लगाना, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे आंकड़े वगैरह इकट्ठा करके, ताकि आगे जब पॉलिसीज वगैरह बढ़े तब क्या है कि इस तबके, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो एक तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह है, बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं, योजनाएं वगैरह रहते हैं, सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो भी योजनाएं वगैरह रहती है, उससे ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है घरेलू कामगार वगैरह, ये पूरी तरह से वंचित है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर पहले आंकड़े को पता चले कितने लोग घरेलू कामगार के तौर पर काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्क्स। तो ये सर्वे श्रम ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है दोस्तों, द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 दोस्तों। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, लेकिन इसकी संस्था याद रखिए दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट दोस्तों? द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। और इसके साथ में एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ दोस्तों, आपको ही पता है यूएसए के द्वारा लोकतांत्रिक देशों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, वो सम्मिलित होने वाला है। विश्व की जहाँ भी डेमोक्रेसी वगैरह है उन देशों का सम्मेलन यूएसए के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये आज की सारी न्यूज़ थी दोस्तों। आपको सभी को धन्यवाद, आप जुड़े रहे चैनल से, लगातार सपोर्ट करते रहिए। और करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ आपको एक बता देता हूँ दोस्तों, मैं शाम को आपके लिए रोज़ाना परीक्षा के दृष्टिकोण से जो करंट से छूट जाते हैं दोस्तों, वन लाइनर के तौर पे मेरे को वो 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज हैं दोस्तों, वो आपके लिए रोज़ाना लेके आ जाता हूँ। मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं और रोज़ाना शाम को मैं 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज लेके आऊँगा दोस्तों। जुड़े रहिए और सभी को दोस्तों फिर से धन्यवाद।